नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 38 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। पीछे का जितना भी सेट हुआ है सारा सेट का आप लोगों को पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भी नए हैं साथ के साथ आप यार यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए आ जाइए, सवाल करते हैं। देखिए, कहा किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है। दो लगातार पूर्णांक, लगातार कहने का मतलब कि संख्या एक एक से जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ेगा। अगर दो लगातार इवन नंबर लिखिएगा तो लगातार इवन सम संख्या का सीरीज लिखेंगे तो सीरीज दो दो से जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ेगा। अगर आप लगातार विषम संख्या का सीरीज लिखेंगे तो भी सीरीज दो दो से ही जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ेगा। तो लगातार सम का सीरीज लिखिए या लगातार विषम का सीरीज लिखिए, सीरीज दो दो से ही जुड़कर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर लगातार संख्या बोले, क्रमागत संख्या बोले तो सीरीज जो है हमेशा एक एक से जुड़कर आगे बढ़ेगा। तो कहा दो क्रमागत संख्या, तो यार पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, x प्लस 1 का इन दोनों के वर्गों के बीच का अंतर। तो वर्गों के बीच का अंतर हमेशा, डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो बड़ा संख्या है x प्लस 1, इसका वर्ग होगा x प्लस 1 का स्क्वायर। छोटा संख्या x तो x का स्क्वायर का इन दोनों संख्या के वर्गों के बीच का अंतर। तो देखें यार, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 2x। यार 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे यस सर 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है। तो ये 1 प्लस x हो गया, यानी कि x प्लस 1 लिख सकते हैं और प्लस क्या है, x है। यानी कि दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों के बीच का जो अंतर है ये x प्लस 1 प्लस x आया। कहने का मतलब दोनों क्रमागत संख्या के योग के, पहला संख्या कितना था x, दूसरा संख्या कितना था x प्लस 1, यानी कि दो लगातार संख्या के वर्गों के बीच का जो अंतर होता है वो दोनों संख्या के योग के बराबर होता है। अगर आप न्यूमेरिकली भी करके देखेंगे तो मान ले कोई भी लगातार संख्या ले लें, 5 और 6 ले लेते हैं, का इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 में से 25 गया, कितना आया 11। तो इन दोनों लगातार संख्या के योग के क्या आया है, बराबर आया। कुछ भी ले लीजिए ना यार, आप 3 और 4 लीजिएगा, ये लगातार संख्या है तो इनके वर्गों के बीच का अंतर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 का अंतर कितना है 7। तो आप देख पा रहे हैं कि दो लगातार संख्या के वर्गों के बीच का जो अंतर होता है हमेशा दोनों संख्या के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए, का 3 के पावर a इंटू 5 के पावर b इंटू 7 के पावर c बराबर है 1575। देखिए यार, यहाँ पे एक बराबर का साइन है, यानी ये एक इक्वेशन है, पर इसमें वेरिएबल कितना दिख रहा है आपको, 3 वेरिएबल दिख रहा है। एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर के लिए जरूरी है कि दोनों साइड का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। तो 1575 को अगर आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो यार 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15। सिमिलरली 3 से फिर लगाइएगा तो 3 से एक बार, 3 सते 21, 3 पचे 15। 3 से अगर लगाएंगे 3 पचे 15, 3 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से लगाइए, 5 से 5 तिया 15, 5 पचे 25। सिमिलरली 5 से तो 5 सते 35। तो ये है 3 के पावर a, 5 के पावर b, 7 के पावर c बराबर 3 दो ठो है तो 3 के पावर 2, 5 दो ठो है तो 5 के पावर 2, 7 एक ठो है यानी 7 के पावर 1। अब दोनों साइड अगर आप कंपेयर करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो देखें बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर कितना 1। तो a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 1, a 2 b 2 c 1, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कहा ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है। ए जो है बी को 12% हानि पर घड़ी बेचा है। आराम से समझिए, अच्छा सवाल है। ए जो है बी को 12% हानि पर घड़ी बेचा। आप सबको पता है 12% का फ्रैक्शन 12/100 यानी 4 तिया 12, 4 से 25 का। ए बी को 12% हानि पर बेचा। लाभ हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, यानी ए का कॉस्ट प्राइस है 25 यूनिट का 12% हानि यानी 3 हानि पर बेचा, अर्थात कितने में बेचा है? 22 में। ए ने 22 में बेचा किसको? बी को। ए ने 22 में बी को बेचा, तो बी ने 22 में खरीदा होगा। ए ने 22 में बेचा तो ये 22 जो है ए का विक्रय मूल्य है। बी ने 22 में खरीदा तो ये बी का क्रय मूल्य है, अर्थात ए का कॉस्ट प्राइस 25, बी का कॉस्ट प्राइस है 22। आगे का बी वह घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेचा। बी जो है 12.5% लाभ पर सी को बेचा, तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 यानी कि बी का क्रय मूल्य 8 है। 12.5% लॉस यानी एक हानि पर बेचा। एक हानि पर यानी कितना में बेचा? 7 में। तो बी ने 7 में बेचा, बी ने 7 में बेचा तो सी ने 7 में खरीदा होगा, अर्थात ये 7 सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यार ए और बी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 25:22 है। बी और सी के क्रय मूल्य का रेशियो 8:7 है। बी कॉमन है तो बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम कर लीजिए। 8 से ऊपर में गुना दोनों जगह, तो 8 से और 22 से नीचे में दोनों जगह गुना। 25 8 200, 22 8 8 दूना 16 1 17, 7 दूना 14 1 कितना 15, 7 दूना 22 है ना यार यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये लाभ पर, बी जो है लाभ पर बेचा है। लाभ पर बेचा है तो 9 में बेचा होगा, तो 9 दूना 18, 1 19, 198। तीनों का क्रय मूल्य पता कर लिए। ए का क्रय मूल्य है 200, बी का क्रय मूल्य 176, सी का क्रय मूल्य 198। अब सवाल कहा, यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा है, कहा ए उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर सी ने खरीदा था। ए उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर सी ने खरीदा था। तो ए का कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया। ए ने घड़ी को सेल किया है, कहा ए घड़ी को बेचा उस कीमत पर जिस कीमत पर सी ने खरीदा था, यानी कि सी का जितना कॉस्ट प्राइस है ए उतना में घड़ी बेचा है, यानी कि ए ने घड़ी बेचा है कितना में? 198 में। सी खरीदा है 200 में, ए बेच दिया 100, सॉरी ए खरीदा 200 में, बेचा 198 में, तो 2 का लॉस हो गया। तो ए को 2 का लॉस 200 पर परसेंट, तो 100 से गुना 2 0 से 2 0, 2 से एक बार, यानी कि 1% का लॉस हुआ है ए को। देखिए कहा कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंक का औसत है 16। 18 विद्यार्थी का औसत अंक है 16, तो 18 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना? औसत गुना संख्या 18 गुना 16। आगे कहा कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी का औसत है 18.1, तो 30 विद्यार्थी का औसत 18.1, तो 30 विद्यार्थी का टोटल कितना? 30 गुना 18.1। तो कहा लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। तो मेरे भाई 30 विद्यार्थी के टोटल अंक में से अगर 18 लड़के का टोटल अंक घटा दीजिएगा, 30 विद्यार्थी, विद्यार्थी कहने का मतलब हुआ बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के टोटल 30 विद्यार्थी हैं। तो 30 विद्यार्थी के टोटल अंक में से अगर 18 लड़के का टोटल अंक घटा दीजिएगा तो ये शेष बचेगा 12 लड़की का टोटल अंक। तो 12 लड़की का टोटल अंक कितना? तो औसत अंक कितना? योग को एवरेज में कन्वर्ट करिएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा। अब देखें यार यहाँ पे अगर गुना कर ले, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। देखिए कहा रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंच जाती है। देखें यार दो स्थान है ए और बी का, ये ए है और ये बी है। ए से एक आदमी चला और बी पर पहुंच गया 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर का। ए जो है ए से एक ट्रेन पी जो है ये 10 बजे चली है, 10 बजे चली कितना के चाल से? तो 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से। आगे सवाल में कहा रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बी से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी क्यू जो है बी से 11 बजे चलना प्रारंभ करती है। इसका चाल नहीं दिया, मान लेते हैं भी किलोमीटर, इसका चाल ही निकालना है तो इसका चाल है भी किलोमीटर पर आवर।
आगे कहा एक की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर के दूरी पर पार करती है। कहा यहाँ बिंदु बी से एक ट्रेन क्यू जो है चलना प्रारंभ की है, और कहा बिंदु बी से 120 किलोमीटर के दूरी पर जो है बिंदु बी से 120 किलोमीटर के दूरी पर ए को क्रॉस कर गई, यानी कि दोनों ट्रेन बी से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिली है। तो यहाँ पे दोनों जो है मिले, यहाँ पे दोनों ट्रेन मिल गए हैं। तो मेरे भाई अब आप इतना बताइए, ये टोटल फासला ए से बी तक का फासला अगर 120 किलोमीटर है, सॉरी 360 किलोमीटर है, ये वाला अगर 120 है, तो ये बचा हुआ टोटल कितना, 360 में से 120 गया, 360 में से 120 घटाइएगा तो ये बचा हुआ फासला हो जाएगा कितना, 240 किलोमीटर। ये फासला 240। यहाँ तक का कहानी समझ में आ गया। जो भी सवाल में डाटा दिया था हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। अब सवाल को सॉल्व करिए। देखिए कहा ए से एक ट्रेन 10 बजे चली है और बी से दूसरी ट्रेन 11 बजे चली, यानी दूसरी ट्रेन को चलने तक पहली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी है। चूंकि ये 10 बजे चली है, 11 बजे चली, यानी कि ये 1 घंटा पहले चली। तो 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से यहाँ से चलना प्रारंभ की है। 60 के चाल से चलकर 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर ली है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 11 बजे जो है पहली ट्रेन यहाँ पर आ गई है। ओके, अब जैसे ही 11 बजा पहली ट्रेन यहाँ से चली है और दूसरी ट्रेन यहाँ से चली है, और कहा कि 120 किलोमीटर के दूरी पर दोनों ट्रेन मिल गए हैं। तो सुनिए यार, मिलने तक दूसरी ट्रेन तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस चली, पहली कितना चली? तो आप बोलेंगे सर ये टोटल फासला यहाँ से यहाँ तक 240 है, 60 इधर कवर कर लिए, तो रिमेनिंग बचा है कितना, 180 किलोमीटर। यानी कि मिलने तक जो है इस पहली ट्रेन 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और यहाँ पे मिल गए। और मीटिंग टाइम तो सेम होगा, तो पहली ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी 60 के चाल से तय करेगी। समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर दूरी भी के चाल से तय करेगी, समय लगेगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और दोनों का मीटिंग टाइम जो है इक्वल है, 6 से 3 बार में, 3 से 40 बार में क्रॉस करिएगा तो भी बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। सवाल अच्छा था, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ के 1-2 बार बना लीजिएगा इसको। देखिए कहा ए की आय का 5%, ए के इनकम का 5% जो है बी के आय के 15% के बराबर है। आगे का बी के आय का 10%, बी के आय का 10%, बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। अब यार परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 एक कम 5 तिया 15, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो अगर निकालेंगे कोफिशिएंट इनवर्स हो जाएगा, तो 3:1। यहाँ 10% से परसेंट कैंसिल, यहाँ अगर 10 से काटिएगा तो ये 10 से एक बार, 10 से 2 बार, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज, यानी कि 2:1। इनवर्स या इंटरचेंज बात है कि इनवर्स करेंगे तो भी यही चीज इंटरचेंज। अब देखें बी दोनों जगह कॉमन है, बी दोनों जगह कॉमन है, तो बी का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी सेम हो जाएगा। तो ए, बी और सी, ए का है 6, बी का 2 और सी का कितना 1। सवाल में कहा सी का आय 2000 है, सी का इनकम है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 2000 रुपया। तो कहा ए का आय 1 यूनिट 2000, तो ए का इनकम है 6 यूनिट, 1 यूनिट 2000, तो 6 यूनिट बराबर 6 दूना 12000, ऑप्शन ए। देखिए का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम। आरोही बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में कौन है देख लीजिए, 65 है, ये 76 है, ये 67 है। यहाँ तो घट रहा है ना, ये तो अरेंज्ड है ही नहीं। 65, 86, ओ 67, ये भी अरेंज नहीं है। 65, 67, 76, 86, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। 65 के बाद 67, डेसिमल को इग्नोर करिए ना यार, 0.65, 0.67 वैसे कहे, यहाँ पे सिंपल 65, 67, 76, 86 सब बढ़ते क्रम में है। यहाँ देखिए 67 के बाद 65 घट रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए का एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटे पर यानी कि 2.5% के लॉस पर बेचता है। पहले बेच रहा था 2.5% लॉस हो गया। अगर वह 100 रुपए ज्यादा में बेचता है, 100 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो 7.5% का लाभ होगा। पहले 2.5% लॉस में बेच रहा था, 7.5 कहने का मतलब हुआ कि 7.5% प्रॉफिट। यार पहले 2.5% लॉस हो रहा था, अब 7.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों समयों के विक्रय मूल्य का अंतर कै परसेंट है? तो पहले लॉस हो रहा था, प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट डिफरेंस जुटेगा ना यार। तो 7.5 और 2.5 कितना हो गया? 10% का अंतर है दोनों समयों के विक्रय मूल्य में। पहले 2.5% लॉस हो रहा था, अब 7.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों समयों के विक्रय मूल्य में अंतर है कितने का? 10% का। पर एक्चुअल में अंतर है क्या रुपया का? 100 रुपया का। तो 10% 100 रुपया। सवाल का 12.5%, 12.5% यानी कि 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे? क्रय मूल्य होता है 100%, 12.5% लाभ कमाना चाहता है यानी कि बेचना होगा 112.5% में। तो 10% 100 तो 12.5% का वैल्यू निकालना है, तो 100/10 गुना 112.5। यार एक जीरो से एक जीरो से काटिएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी 1125 रुपया, 1125 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक संख्या का 60%, एक संख्या x है तो x का 60%, 60% का फ्रैक्शन 60/100 यानी कि 3/5। एक संख्या का 60% है, दूसरी संख्या के 2/3 यानी कि 2/3 के बराबर है। तो का संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बाई को बाएं साइड लाइए तो x/बाई बराबर 5 उधर जाएगा तो 5 दूना 10, 3 नीचे आएगा तो 3 तिया 9, 10/9 यानी कि 10:9। ऑप्शन नंबर ए। आज का सेट काफी आसान था यार, 2-3 सेट थोड़ा आसान भी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में सवाल आएगा तो सब सवाल मुश्किल ही रहेगा, तो थोड़ा आसान सेट भी कर लीजिएगा। परेशान नहीं होना है, सेट का लेवल ऐसे काफी अच्छा होता है, पर 2-3 सेट जो है अभी लगातार मिलेगा वो थोड़ा सा ईजी लेवल का ही सेट रहेगा, तो ऐसे सेट भी करके जाना है पेपर में। देखिए का एक चक्रवात में 9 मीटर ऊंचा एक पेड़ है जो 9 मीटर ऊंचा है। ये सतह पृथ्वी का 9 मीटर ऊंचा एक पेड़ है का 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। पृथ्वी के सतह से 4 मीटर की ऊंचाई, सपोज यहाँ से ये 4 मीटर है, 4 मीटर के हाइट से टूट गया और टूटा हुआ हिस्सा का निचला भाग तने से जुड़ा हुआ है। ये बेस जो है तना से जुड़ा है, जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है। ये ऊपर वाला भाग जो है ना ऐसे टूट के यहाँ पे जमीन पे लटक गया, ऐसे ऊपर से टूटा और ऐसे जमीन पे आके लटक गया, जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है। तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है ये बताना है कि तने से जमीन को, वह तने से, तना यानी कि बेस से, जड़ से वो जमीन को कितनी दूरी पर छूता है, ये वाला आपको लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। समझिएगा बात। देखिए यार ये पूरा हाइट अगर 5 है, पूरा हाइट जो है ये 5 है, पूरा हाइट 9 है, यहाँ तक 4 है, तो ऊपर वाला हाइट कितना होगा? ये 5 होगा। और आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला भाग है यही टूट कर नीचे लटक गया, यही यहाँ से टूट के नीचे लटक गया, तो इसका हाइट और इसका हाइट इक्वल होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल, तो ये 5 है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल में ट्रिपलेट तो पता है 3 4 5, 5 सबसे बड़ा है, ये 4, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 3। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिएगा। देखिए का एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x तथा y तथा z, कर्ण जो है वो z है। एक रिलेशन ध्यान में आप लोग रखिएगा, 2 ठो। ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये समकोण है। तो यार समकोणिक बिंदु से ये लंब है P, ये आधार है B और ये कर्ण है हाइपोटेनस H। यार समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब BD, समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब है BD जो है समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब है,
तो BD बराबर पहला रिलेशन डाले गए लंब का लंबाई यानी BD बराबर होगा पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का लंब गुना आधार बट्टा कर्ण। समकोणिक बिंदु से, ये 90 समकोणिक है, तो समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब का जो लंबाई होगा यानी BD बराबर इस राइट एंगल का लंब गुना आधार बट्टा कर्ण, लंब गुना आधार बट्टा कर्ण होगा। ये पहला रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप ध्यान में रखना 1/BD स्क्वायर बराबर डाले गए लंब के स्क्वायर का इनवर्स BD 1/BD स्क्वायर बराबर 1/लंब स्क्वायर प्लस 1/आधार स्क्वायर होगा। ये दो रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, ओके ना। कई बार इससे डायरेक्ट सवाल आपको बोल देगा, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा कि समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है एवं इसके भुजा का लंबाई 6, 8 है, तो ट्रिपलेट से ये 10 हो जाएगा। बोलेगा समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई ज्ञात करें। समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई यानी कि BD का लेंथ निकालना है, तो समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई होगा लंब गुना आधार बट्टा कर्ण, तो 8 × 48/10 यानी कि 4.8, ओके ना। और एक चीज सेम फिगर ऐसा ही बनता है एक मीडियन वाला में, तो वो भी सवाल आएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। बस आप लोग इन दो रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई BD बराबर लंब गुना आधार बट्टा कर्ण होगा। और एक दूसरा रिलेशन है 1/BD स्क्वायर बराबर 1/लंब स्क्वायर प्लस 1/आधार स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा समझ लीजिए अभी ये आता कैसे, ऐसे तो याद ही रख लेना है, आता कैसे इस पे नहीं जाना, क्योंकि वो चीजें आप नहीं, उसको पेपर में आएगा तो वैसे थोड़ी ही ना आप निकालेंगे, आपको रिलेशन याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए यार, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज का एरिया होता है सर हाफ बेस इंटू हाइट। इसका हाइट कितना है P, लंब कितना है P, तो ये एरिया होगा। अब यार इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप फोल्ड कर देंगे, ऐसे मोड़ दीजिएगा, इसको अगर ऐसे मोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा B, ये है आपका A और ये है C, ये AB है P, BC है कितना B और AC है H, ये है 90 डिग्री, B है समकोण, तो समकोण से इस पर लंब डाले हैं, ये लंब डाले हैं BD लंब डाले हैं। तो आप बताएं इस ट्रायंगल का ये हाइट हो गया कि नहीं, BD हाइट है और इस ट्रायंगल का आधार कितना है H है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ बेस है कितना H इंटू हाइट, इसका हाइट है कितना BD है, हाइट कितना है BD है, ओके। तो मेरे भाई आप इस ट्रायंगल को घुमा दीजिए, ऊपर घुमा दीजिए, नीचे कहीं भी मोड़ दीजिए, घुमा दीजिए, अगर इसका एरिया किसी भी तरह से निकालेंगे, किसी भी तरफ से निकालेंगे तो एरिया क्या चेंज हो जाएगा, नहीं एरिया चेंज नहीं होगा। पहले राइट एंगल का एरिया ये था, हमने इसको बेस मानकर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला तो एरिया आया इतना, है तो दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया, अर्थात आपस में बराबर। 1/2 से 1/2 कैंसिल। अगर यहाँ से आप देखेंगे P अरेंज करके लिख लेते हैं, B गुना P को P गुना B बराबर H गुना BD, ओके। तो यहाँ से BD बराबर क्या हो जाएगा, H इधर आएगा तो ये हो जाएगा P गुना B बट्टा H, P गुना B बट्टा H, ये एक रिलेशन आ गया, ओके, जो पहला रिलेशन हम लोग पढ़े थे। अब दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, तो आपको पता है कि राइट एंगल में पाइथागोरस होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके। अब आप बताएं यहाँ से अगर आप कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H बराबर निकालेंगे तो H बराबर आ जाएगा क्या, तो P गुना B बट्टा BD आ जाएगा ना। तो यहाँ से H के जगह अगर आप P गुना B बट्टा BD रखिएगा, P गुना B बट्टा BD का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर B स्क्वायर बट्टा BD का स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 1/BD स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर इंटू B स्क्वायर।
अब देखें यार, पूरे के बट्टा में पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो इससे दोनों में ना बारी बारी भाग मेरे भाई, दोनों में भाग दीजिएगा तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा 1/b² प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा 1/p²। तो सेकंड रिलेशन हमने यही आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को बस ध्यान में रिलेशन रखना है, आता कैसे ये चीज तो समझना जरूरी था, इसीलिए हमने समझा दिया। पर आप लोग रिलेशन को ध्यान में रखिएगा कि डाले गए कर्ण पर डाले गए लंब का लंबाई जो होगा राइट एंगल का लंब गुना आधार बट्टा कर्ण होगा। और दूसरा रिलेशन क्या ध्यान में रखना है, दूसरा रिलेशन होगा कि 1/BD² बराबर 1/लंब स्क्वायर प्लस 1/आधार स्क्वायर बराबर 1/कर्ण स्क्वायर। चलिए देखिए, अपना वाला जो सवाल था इसमें क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं x और y है। तो ये भुजा x है, ये y है, या इसको x इसको y किसी को मान लीजिए। और कहा z कर्ण है, ये z कर्ण है। का कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब, कर्ण पर खींचा गया ये शीर्ष लंब है, कर्ण पर खींचा गया ये शीर्ष लंब है, कहा a। तो का निम्न में से कौन सा रिलेशन सही होगा। अभी आपने दूसरा स्टेट कंडीशन पढ़ा 1/BD यानी a² 1/a² बराबर 1/लंब स्क्वायर यानी कि x² प्लस 1/आधार यानी कि y²। तो 1/a² बराबर कोई है क्या 1/x² प्लस 1/y², ऑप्शन नंबर डी। देखिए, का उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है यानी कि ये अमाउंट दिया है। तो यार आप बताएं 8% के दर से 9 महीने का ब्याज कितना होगा, पहले ये निकाल लेना जरूरी है। देखिए 8% रेट है, ब्याज बराबर आप लोगों को पता है SI% होता है। देखिए रेट इंटू टाइम, एक साल का 8% तो 9 महीने का कितना, मंथ को ईयर में लाइएगा 12 से भागा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 तिया 9 यानी कि 3 दूना 6%। ब्याज 6% मिला, प्रिंसिपल होता है 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 मूलधन 6 ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 100। 6% पर एक्चुअल में मिश्रधन दिया है कितना 1000 रुपया, मूलधन कहा यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1000/106 गुना 100, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, डेसिमल में कोई रिजल्ट आ रहा होगा। ओके चलिए देखिए, का मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने पर 4.5 घंटे का समय लगता है। 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा, 4.5 यानी 4 प्लस 30 मिनट को आवर में लाइएगा 30/60 यानी 1/2, तो 4 दूना 8, 1 9/2 घंटा हो गया। ओके, का 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 9/2 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय यानी कि 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सवाल कहा यदि चाल 15 मीटर पर सेकेंड हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आवर में टाइम पूछा है। तो देखें यहाँ टाइम बराबर समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, चाल है 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाइएगा, किलोमीटर पर आवर में लाइएगा तो 18/5 से गुना 5 तिया 15। ओके ना, 9 दूना 18, 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 2 से काटिए 15 बार में, 3 से काटिएगा 5 बार में यानी कि 5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन सुधार कर लेना है यार, ये 6 मिनट खाली करने। देखिए कहा पानी की एक टंकी 2/5 भाग भरा है, कहा ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भरेगा, ए जो है उसको 10 मिनट में पूरा भरेगा और बी 6 मिनट में खाली कर देगा। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 30। 10 और 6 का एलसीएम 30, 10 तिया तो भरने वाला के एफिशिएंसी को प्लस से, 6 बचे 30 खाली करने वाला के एफिशिएंसी को माइनस से। सवाल कहा कि टंकी जो है 2/5 भाग पहले ही से भरा है, टोटल 30 लीटर का टंकी है, 2/5 भाग भरा है तो 30 का 2/5 कितना हो जाएगा 6 बचे 30 यानी 6 दूना 12 लीटर पहले से भरा हुआ है। 30 लीटर का टैंक था, 12 लीटर पहले ही से भरा हुआ है। 30 लीटर का टैंक है,
12 लीटर पहले से भरा हुआ है। अब कहानी यहां से स्टार्ट होता है। कहा दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो देखें यार, जब दोनों नलों को ओपन करेंगे, ए और बी दोनों को ओपन करेंगे, तो ए 3 लीटर भरेगा और बी 5 लीटर खाली करेगा। जब दोनों एक साथ ओपन होगा तो उसके बाद टैंक में जो है पानी जाएगा नहीं, 2 लीटर हर मिनट पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली करने वाला का एफिशिएंसी ज्यादा है। खाली करने वाला 1 मिनट में 5 लीटर निकालता है, भरने वाला 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। जब दोनों एक साथ चलेगा तो 2 लीटर पानी हर मिनट टैंक से बाहर निकलेगा। टैंक में पानी भरेगा नहीं, जितना भरा हुआ है उसी में से 2 लीटर पानी हर मिनट बाहर निकलेगा। 1 मिनट में 2 लीटर निकलेगा। पहले से भरा हुआ है कितना? 12। तो 12 निकालने में कितना समय? तो 12/2 यानी कि 6 मिनट का टाइम लगेगा पूरा टैंक खाली होने में। पूरा टैंक में 12 लीटर पानी है, 1 मिनट में 2 लीटर निकलेगा, तो 12 लीटर क्या मिनट में? 6 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपए में शुरू किया। किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। कहा 3 पार्टनर है, किरण, संयोग और तीसरा है किशोर। कहा किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाया। तो किशोर अगर 100 रुपया लगाया तो संयोग 300 ज्यादा, x प्लस 300, और किरण जो है संयोग से 500 ज्यादा यानी कि x प्लस 5 या 3 800। सवाल में ऊपर बोला तीनों ने टोटल 4700 रुपए निवेश करके एक बिजनेस चालू किया। टोटल 4700, तो तीनों को मिलाकर टोटल जो पूंजी है वो दिया है आपको 4700 रुपया। अब देखें यार, वेरिएबल को एक साथ ऐड कर लीजिए। x और x कितना? 3x। न्यूमेरिकल को एक साथ ऐड करिए। 8 3 1100। 1100 इधर आके 4700 में से माइनस होगा। 1100 इधर आके कितना? 4700 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3600। 3 से काटिएगा तो 12 तिया 36 यानी x का वैल्यू 1200। x 1200 आ गया। अब देखें यार, x 1200 आ गया तो किरण ने कितना पूंजी लगाया था? तो x प्लस 800 यानी कि 12 8 2000 रुपए किरण ने लगाया। संयोग ने कितना पूंजी लगाया? तो x प्लस 300, तो 12 3 1500 संयोग लगाया। किशोर ने x यूनिट लगाया यानी कि 1200 लगाया। तो तीनों के पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि तीनों के पूंजी का रेशियो 20 15 और 12। सबने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है और अंत तक रहा, यानी कि पूंजी का रेशियो ही प्रॉफिट के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। सवाल में कहा यदि लाभ 1410 रुपया का हुआ है तो किरण को कितना लाभ मिलेगा? यार टोटल 1410 रुपया का लाभ हुआ है तो तीनों को मिलाकर टोटल लाभ होगा कितना? 20 15 35 35 और 12 47। टोटल प्रॉफिट है 47 यूनिट का, पर एक्चुअल में दिया है 1410। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना काटिएगा? 30। 1 यूनिट 30 है तो किरण का लाभ होगा 20 यूनिट। 1 यूनिट 30 तो 20 यूनिट, 20 दिया 600। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 है। देखिए यार, एक 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें स्प्रिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 3:7 है। का दूसरा 36 लीटर का मिक्सचर है जिसमें स्पिरिट और वाटर के मात्रा का रेशियो P/Q है। कहा कि दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया गया, तो 20 और 36 दोनों को मिला दीजिएगा। 20 और 36 दोनों को मिला दीजिएगा तो नया मिक्सचर बनेगा कै लीटर का? 56 लीटर का। और इसमें स्पिरिट और पानी के मात्रा का रेशियो है 27:29। कुछ नहीं किए, बस जैसे जैसे बोला हम लोगों ने इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। एक बार फिर से सुनिए। का 20 लीटर के एक मिक्सचर में स्पिरिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 3:7 है। दूसरा 36 लीटर के मिक्सचर में स्पिरिट और वाटर के मात्रा का रेशियो P/Q है। का इन दोनों को मिला दिए तो 20 और 36 मिलाकर 56 लीटर का मिक्सचर बन गया। इसमें स्पिरिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 27:29 है। तो का P और Q का रेशियो निकालना है। तो देखें
20 लीटर के मिक्सचर में स्पिरिट है 3, वाटर है 7, 3 और 7 टोटल मिक्सचर 10, 10 बराबर 20, 10 यूनिट बराबर 20, 10 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 2, 1 यूनिट 2, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6, 7 यूनिट का वैल्यू कितना 7 दूना 14, 6 20 हो गया। अब देखें 56 लीटर के मिक्सचर में 56 लीटर के मिक्सचर में 56 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें स्पिरिट है 27 यूनिट, वाटर है 29, तो 27 और 29 कितना हो गया 56 यूनिट पर। एक्चुअल में मिक्सचर है क्या लीटर 56 लीटर, तो 1 यूनिट, इतना तो करना जरूरी था ही नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग मेंटली कर लीजिएगा। 56 यूनिट 56 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर, 1 यूनिट 1 लीटर, तो 27 यूनिट का कितना हो जाएगा 27 लीटर, और 29 यूनिट का वैल्यू क्या लीटर हो जाएगा 29 लीटर। अब आप बताएं यार, दोनों मिक्सचरों को मिलाकर टोटल स्पिरिट है 27, दोनों को मिलाकर टोटल स्पिरिट है 27, पहला में 6 है तो दूसरा में कितना, टोटल में से पहला वाला घटाइएगा दूसरा का बच जाएगा, 27 में से 6 गया, दूसरा में स्पिरिट होगा कितना 21 लीटर। कहा कि दोनों मिक्सचरों को मिलाकर टोटल वाटर है 29 लीटर, तो दूसरा में वाटर होगा कितना 29 में से 14 घटाइएगा, 29 में से 14 घटाइएगा तो दूसरा में वाटर होगा 15 लीटर। तो दूसरा में P का वैल्यू है 21 और Q का वैल्यू 15, तो 21 और 15 का रेशियो बोला, 21 और 15 का रेशियो निकालिएगा, 3 7 21, 3 5 15, 7:5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए P अनुपात Q अनुपात R, P का वैल्यू 4, Q का 5, R का 6, तो कहा P बट्टा Q यानी कि 4/5, Q बट्टा R, यहाँ है Q बट्टा R यानी कि 5/6, यहाँ है R बट्टा P यानी कि R का वैल्यू है 6, P का वैल्यू 4 यानी 6/4। काटा पीटी अगर मचाना है तो काट पीट कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, अब 5 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, 5 छक 6 चौक 24, 6 पचे 5 पचे 25, 2 से 15 दूना 30, 15 दूना तो 15 तिया 45, 24 25 45, 24 25 45, ऑप्शन डी। देखिए का x और 1/x, x है और 1/x, x और 1/x, ये दो नंबर है का इनका औसत p है, तो इन दोनों का औसत p है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, योग औसत गुना संख्या। अगर ऐसे ना समझे तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, औसत है इतना पर दिया है कितना p, तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2p। अब आपसे बोला है x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। ओके, तो x + 1/x का वैल्यू है 2p, तो 2p का क्यूब करिएगा तो 8p का क्यूब, माइनस x कैंसिल 3 गुना x + 1/x का वैल्यू है कितना 2p, तो 8p का क्यूब माइनस 3 दूना 6p, 8p क्यूब माइनस 6p, 8p क्यूब माइनस 6p, 8p क्यूब माइनस 6p कहाँ गया, ऑप्शन तो कोई है ही नहीं यार, 8p क्यूब माइनस 3p है, तो ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, 8p क्यूब माइनस 6p होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ इसका वैल्यू आ गया इतना। अब यार एक चीज ध्यान में रखना, ऑप्शन सुधारना नहीं है, अब का x³ + 1/x³ का औसत, इन दोनों का एवरेज निकालना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तब ना एवरेज आ जाएगा। अब देखें यार x³ + 1/x³ का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 8, इसका वैल्यू हमने निकाला ना यार, इसका वैल्यू कितना है x³ + 1/x³ का वैल्यू आ गया है 8p³ माइनस 6p। अब इसका औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से इसको काटिएगा तो 4p³ माइनस 2 से 6 को काटिएगा तो 3p, 4p³ माइनस 3p, ऑप्शन नंबर ए। देखें कहा 20, 15 और 10% के 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एक छूट, तो देखें यार 3 ठोका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 ठोका होता है। इसको करने का तरीका है आप परसेंटेज से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 20% छूट दिया तो 80/100 में दिया, 15% छूट 85/100, 10% छूट 90/100, परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 0 से
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब गुना उना करके जो। लेकिन अगर आप इसको निकालना चाहे फॉर्मूला से तो भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा x% और y% का 2 क्रमागत अगर छूट मिलता है, x% और y% का 2 क्रमागत छूट मिलता है, तो 2 क्रमागत छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा, तो x प्लस y माइनस x गुना y बट्टा 100 होता है ये। तो यहाँ पर 3 ठो दिया है, तो पहले इन दोनों का निकाल लीजिए। तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 15 बट्टा 100। देखें 20 पचे 100, 5 तिया 15, 20 और 15 35 में से 3 गया कितना, 32%। अब जो आया इसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए। तो 32 प्लस 10 माइनस 32 गुना 10 बट्टा 100, 32 और 10 42 माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 32 बट्टा 10 यानी कि 3.2, तो 8, यहाँ पे 38.8, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 30 पेन 75 पेंसिल को 390 में खरीदा। पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है, पेंसिल का 2 रुपया है। तो देखें यार 30 पेन प्लस एक पेंसिल का कीमत 2 रुपया, तो 75 पेंसिल का 75 दूना 150 रुपया। अब भैया बोला ना यदि पेंसिल का औसत कीमत, औसत कहने का मतलब होता है पर बडी, औसत यानी कि पर बडी। तो औसत पेंसिल का औसत कीमत 2 रुपया है, यानी कि हर पेंसिल का कीमत 2 रुपया है। आपने 75 पेंसिल खरीदा, एक पेंसिल का 2 तो 75 पेंसिल का 150, और इन दोनों को मिलाकर है कितना 390। तो 30 पी बराबर 150 उधर जाके घटेगा कितना 240, 30 से काटिएगा तो पी बराबर 8, यानी कि पेन का औसत कीमत है 8 रुपया। देखिए कहा 3 संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है, उनका HCF 35 है, तो संख्याओं का LCM निकालना है। तो यार 2, 3, 5 इनका HCF क्या होगा, 2, 3 और 5 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो 2, 3, 5 को काटने वाला नंबर कितना है 1 यूनिट, तो 2, 3, 5 का HCF 1 यूनिट है, पर दिया है कितना 35 यूनिट है। का संख्याओं का LCM, तो 2, 3, 5 का LCM, 2, 3, 5 का LCM कितना होगा 5 या 15 दूना 30 यूनिट, 1 यूनिट 35 है, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना 0, 3 पचे 15, 3 या 9 1 10, 150, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 500 रुपए प्रति वस्तु के दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। तो आप यार 500 रुपए प्रति वस्तु के दर से, यानी एक वस्तु 500 में मिल रहा था, आप 3 वस्तु खरीदने गए तो कितने पैसे लेकर गए होंगे 1500 रुपए लेकर गए होंगे। लेकिन जब आप दुकान पे गए तो कहा दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिल गई। तो 500 के दर से आपने 3 वस्तु खरीदा, तो आपको कहा 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त मिल गई। तो आप बताएं 500 के दर से आपने 2 वस्तु खरीदा है तो कितने रुपए दिए होंगे, 1000 रुपये दिए। आप 2 वस्तु परचेज किए, एक फ्री का मिल गया, तो आपके घर आया कै वस्तु 3 वस्तु। 500 के दर से आपने 2 वस्तु परचेज किए तो 1000 रुपए दिए, 2 वस्तु लिए हैं, एक वस्तु दुकानदार ने आपको फ्री में दे दिया, तो 2 का पैसा दिए पर घर आ गया कै वस्तु 3 वस्तु। अगर आप छूट ना देता तो आपको 3 वस्तु के लिए पेमेंट करना होता 1500 रुपए। छूट मिला तो 3 वस्तु मिल गए कितने में 1000 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला 500 रुपए का, 500 का डिस्काउंट मिला। और यही पूछा कुल छूट की दर, छूट का परसेंट बोला तो 500 रुपए का छूट मिला कितना पर 1500 रुपए पर, परसेंट 100 से गुना कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कहा 400 रुपए 6 आदमी 12 औरत और 17 लड़कों में बांटा गया है। कहा कि 2 आदमी को 5 लड़के के बराबर, 2 मैन का हिस्सा जो है 5 बॉयज के बराबर। तो मैन और बॉयज का रेशियो क्या होगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 5:2। का 2 ओमैन का जो हिस्सा है 3 बॉयज के हिस्से के बराबर, तो ओमैन और बॉयज का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:2। आप देखें इन दोनों रेशियो को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तो इन दोनों में कॉमन लेटर बी है तो बी का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, और संयोग से बी दोनों जगह सेम है, इसका मतलब ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। तो मैन बॉयज और वुमेन का रेशियो क्या गया, मैन का 5, बॉय का दोनों जगह 2 इक्वल है, और वुमेन का कितना है 3 है। अब सवाल में कहा 400 रुपया 6 आदमी 12 औरत और 17 लड़कों में बांटा गया। 6 आदमी तो एक आदमी का हिस्सा 5 यूनिट, तो 6 आदमी का हिस्सा 30 यूनिट। ओके,
एक औरत का हिस्सा है 3 यूनिट, एक औरत का हिस्सा 3 यूनिट और औरत है कै गो 12 गो, तो 12 तिया 36 यूनिट। एक लड़के का हिस्सा है 2 और लड़का है 17 गो, तो हिस्सा हो गया टोटल 34। अब इन सबको मिलाकर टोटल हिस्सा कितना, 6 4 10, 3 6 3 9 1 10, तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 100 यूनिट है, पर सवाल में दिया टोटल 400 रुपया। 100 यूनिट 400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 4 रुपया, 1 यूनिट 4 रुपया। तो सवाल देखिए क्या कहा, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितना मिला, तो एक आदमी का 5, एक औरत का 3 और एक लड़के का 2, तो इन सबको मिलाकर 5 3 8 2 10 यूनिट, 1 बराबर 4, तो 10 बराबर कितना, 40। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा कि जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। का मदर का एज जब 43 वर्ष था तो माता और पुत्र के एज में 21 वर्ष का अंतर था, यानी कि पुत्र जो था वो माता से 21 छोटा होगा, तो 43 में से 21 गया तो पुत्र का एज कितना रहा होगा, 22 साल। कहा कि यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, फादर का जो एज है माता से 3 वर्ष ज्यादा है, पिता का एज माता से 3 ज्यादा है, माता का 43 तो पिता का 3 ज्यादा, कितना होगा, 46 साल। आगे सवाल में कहा कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना होगा। तो देखिए यार, एक चीज तो ये है कि आपको अगर पता है कि दो व्यक्ति के एज का डिफरेंस हमेशा सेम है, आज जितने का अंतर होगा पिता और पुत्र के एज में 10 साल बाद भी उतने का होगा, 4 साल पहले भी उतने ही का होगा, 25 साल, यानी कि दो व्यक्ति के एज का डिफरेंस जो है ना ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहीं से आप देखें कि पिता का प्रेजेंट एज 46 है, पुत्र का प्रेजेंट एज 22 है, तो आज पिता और पुत्र के एज में कितने का अंतर है, तो आज आप बोलेंगे कि सर आज 24 का अंतर है। आज 24 का अंतर है तो 10 साल बाद भी 24 का अंतर होगा, 5 साल पहले भी दोनों के एज में 24 साल का ही अंतर रहा होगा। समझ गया ना बात को, तो 24 आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप जैसे जैसे बोला वैसे बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहा जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना, पिता का एज अभी 46 साल है, 50 साल होगा कब, 4 साल के बाद, पिता का एज 4 साल के बाद 50 साल हो जाएगा। तो पिता अभी प्रेजेंट में 46 है, 50 के होंगे कै साल बाद, 4 साल बाद 50 के होंगे। पुत्र 22 साल का है तो पुत्र का एज 4 साल बाद कितना होगा, 26 का होगा। तो जब पिता 50 साल के होंगे तो पुत्र 26 साल का होगा, पिता जब 50 के होंगे तो पुत्र 26 का होगा, तो उस समय दोनों के एज का अंतर कितने का रहेगा, 24 साल का। ऑप्शन नंबर डी। देखें, कहा एक आर त्रिज्या वाले गोले को बेलन के अंदर इस तरह बिठाया गया है कि गोले का वक्र पृष्ठ बेलन को स्पर्श करता है। देखें यार, गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो बेलन को स्पर्श कर रहा है। गोले का वक्र पृष्ठ अगर बेलन को स्पर्श कर रहा है तो बेलन में स्पर्श कर रहा है, कहने का मतलब गोला बेलन में पूरी तरह से फिट बैठ गया है, यानी कि सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो कहा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यार गोला अगर बेलन के अंदर डाले और पूरा एकदम उसको फिट बैठ गया, इसका मतलब कि जो गोले का वक्र पृष्ठ होगा वही बेलन का भी वक्र पृष्ठ होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि बेलन का भी वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप फिगर से समझ लीजिए, ये बेलन है का, इसके अंदर जो है एक गोला हमने रखा जो बेलन को का स्पर्श करता है। तो बेलन में ये ऊपर ढक्कन है, नीचे पेंदा है और ये इसका कर्व वाला साइड है, ये वक्राकार, और बेलन को स्पर्श कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से फिट बैठ गया है। ओके, ये गोला है। अब देखें यार, आप बताइए गोले का तो डायमीटर होगा, ये गोले का व्यास होगा। गोला का व्यास कितना, तो आप बोलेंगे सर ये गोला का व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर है यानी कि कितना, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो डायमीटर कितना 2r हो जाएगा। अगर ये 2r है तो ये बेलन का हाइट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, कहने का मतलब हुआ कि बेलन का हाइट जो होगा गोला के व्यास के बराबर होगा। बेलन का हाइट गोले के व्यास के बराबर होगा और बेलन का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, r है।
आप बताएं बेलन, चूंकि यहाँ से वृत्त का केंद्र है, केंद्र से कहीं भी मिलाइएगा तो ये वाला आर होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, आर होगा। तो कहा बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच है कितना बेलन का 2r, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 पाई आर गुना आर, आर स्क्वायर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए कहा 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। राजपुर में 25% खपत हो रहा है, नागपुर में चावल का 5% खपत हो रहा है, दिल्ली में चावल का 15%, हैदराबाद में 25% और चेन्नई में 30% खपत हो रहा है। सारे शहरों में चावल के खपत का यहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया है। कहा 2012 में चावल की कुल खपत अगर 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल का खपत, देखें यार 2012 में टोटल 2 लाख चावल का खपत हो रहा है, 2 लाख टन चावल का खपत हो रहा है। कहा चेन्नई में कितना खपत होता है, चेन्नई में 30% होता है, तो 2 लाख का 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूना 6, 6 पर कै जीरो, 1 2 3 और 1 4 जीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कहा एक महिला प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपए निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में कुल निवेश कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल उसके कितने पैसे हो जाएंगे। तो देखें यार 2 साल के शुरुआत में, 2 साल है, ये पहला साल, ये सेकेंड ईयर है, 2 साल के शुरुआत में का प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 4000 रुपए 5% के दर से लगाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल निवेश कितना होगा। अच्छा यार पहला साल 4000 रुपया लगाई है 5% के दर से, तो पहला साल जब 4000, आप इमेजिन करिए 2 साल तक आपने पैसे लगाए हैं और हर साल 4-4 हजार रुपया लगाए, तो पहला साल जो 4000 रुपए लगाए इस पर 5% के दर से, ये 4000 रुपया 5% के दर से हो जाएगा कितना। तो पहला साल जो 4000 लगाए उस पर पहला साल का भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का भी ब्याज मिलेगा, यानी 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये 4000 रुपया 5% के दर से 2 साल में हो जाएगा कितना, तो 21/20 गुना 21/20 2 बार। अब दूसरा साल भी आपने 4000 रुपए लगाया, तो ये जो दूसरा साल 4000 लगाए ये तो केवल एक ही साल तक न रहेगा, तो इस 4000 रुपए पर 5% के दर से ब्याज मिलेगा कितना, तो आप बोलेंगे 5% के दर से ये राशि हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना, तो 21/20। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 से ये 4 20 बार में 400 कितना हो जाएगा 20 बार, 2 दूना 4 से 10 बार में, तो 21 441 गुना 10 441 गुना 10, तो 441 पर 1 जीरो, और ये 0 से 0 2 से काटिएगा तो 200 बार में, तो 21 दूना 42 पर 2 जीरो, दोनों को ऐड करिए 0 1 6 8610 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार का, सम त्रिभुजाकार यानी प्रिज्म जो है त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, आधार त्रिभुजाकार है का, इसके आधार का अनुपात 8 15 17, इसके बेस का रेशियो जो है यानी कि बेस त्रिभुजाकार है और इसके बेस का रेशियो यानी कि तीनों भुजाओं का रेशियो दिया है 8 15 17, तो पहला भुजा 8x हो गया, दूसरा 15x और तीसरा भुजा 17x। सवाल का प्रिज्म का हाइट ऑफ प्रिज्म दिया है, हाइट ऑफ प्रिज्म आपको 21 सेंटीमीटर का, पार्श्व तल के एरिया का योग, पार्श्व तल कहने का मतलब वक्र पृष्ठ के एरिया, पार्श्व तल यानी वक्र पृष्ठ का एरिया दिया है 840, और आप सबको अच्छे से पता है प्रिज्म के वक्र पृष्ठ एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ एरिया होता है आधार का परिमाप, वक्र पृष्ठ एरिया आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो यार लेटरल सरफेस एरिया है 840 बराबर आधार का परिमाप, परिमाप का आधार त्रिभुजाकार है, त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब तीनों भुजा के लंबाइयों का योग, तो 17 15 22, 17 15 32 और 8 40, आधार का परिमाप 40x है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब प्रिज्म का हाइट 21 से काटिएगा 40 बार में, 40 से 40 कैंसिल यानी x बराबर 1, तो पहला भुजा 8, दूसरा 15 और तीसरा भुजा 17, त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम, तो आप जरा तीनों साइड के लेंथ को गौर से देखकर बताइए, 8 15
17 से जो ट्रायंगल बनेगा, क्या 8 15 17 ट्रिपलेट है क्या? यस, ये 8 15 17 ट्रिपलेट है। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। कैसा? राइट एंगल होगा। तो कहा प्रिज्म का आयतन, और आप सबको पता है कि प्रिज्म का आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल। यहां पे लिखते हैं प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो मेरे भाई आधार कैसा है? त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू समकोण त्रिभुज का लंब कितना है? 15, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आधार का एरिया इतना गुना ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि प्रिज्म का ये हाइट है, और प्रिज्म का हाइट कितना है? 21 है। 2 से काटिए 4 बार में, 15 चौक 60, 60 गुना 21, 0 6 दूना 12, 1260। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे का एक शांत जल में एक नाव की गति जो है 11 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है। आगे का एक नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यार आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल होता है बोट माइनस वाटर, यानी धारा के अपोजिट घटेगा यानी कि बोट माइनस वाटर। और का धारा के अपोजिट दिशा में चाल होगा इतना पर का 19 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 2 9 18, 2 5 10, 9.5। तो धारा की गति, तो बोट का स्पीड है 11 माइनस डब्ल्यू बराबर 9.5। डब्ल्यू उधर जाएगा, 9.5 इधर आके घटेगा तो 1.5। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 19 एक्स स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 100 प्लस 90 190 गुना ए माइनस बी, 100 में से 90 गया 10, तो 19 से काटिएगा तो ये 10 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 गुना 10 100। तो एक्स बराबर बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, दाएं साइड वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10। तो का एक्स का वैल्यू ज्ञात करना था, तो ए 10 हो जाएगा। ओके चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और यार जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को भी बताइए यार चैनल के बारे में। और टेलीग्राम को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सारा सेट का PDF मिल जाएगा। ओके ना, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।